हेलो बच्चों, कैसे हैं। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस तक हमने पढ़ लिया था। अब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे या टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, ये प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये हम देखते हैं। एलिमेंट से एलिमेंट क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो लिखें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड, जरूरत है क्या करने के लिए, टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर और क्या कहेंगे, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, पहली बात तो आइसोलेट करना एटम को, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, उसके ग्राउंड स्टेट में। क्लियर है, एक्साइटेड स्टेट में बात नहीं करेंगे हम, उसके ग्राउंड स्टेट में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, उसका ग्राउंड स्टेट, एटॉमिक नंबर से जब आप इलेक्ट्रॉन, उसके ग्राउंड स्टेट से उसका न्यूट्रल एटम लें, न्यूट्रल एटम के में वो गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, उसमें उस इलेक्ट्रॉन को, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सपोज टू बी n is equals to 1 2 3 थर्ड वैलेंस शेल है, मतलब आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसे सपोज टू बी, क्योंकि वैलेंस शेल यही है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बंधा हुआ है, इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए। और इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाने पे, इन्फिनिटी पे कोई अट्रैक्शन, कोई होल्ड नहीं होता इस न्यूक्लियस का। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में है, तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, मैं बार बार बोल रही हूं क्योंकि मुझे अगली लाइन में बोलने की ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसको निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेटली इट्स m गैसियस टू m प्लस गैसियस। एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कुछ होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है, न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो कैटायन बनेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी में कैटायन बनता है, m गैसियस से m प्लस गैसियस बनता है। तो और ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए उस पर अभी आते हैं, लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। क्लियर है, इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाना पड़ेगा, दैट्स इट, इन्फिनिटी पे एनर्जी इसकी जीरो होती है। ठीक है, तो उसको पहुंचाने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? पहली बात तो पहली बात ये गैसियस होना चाहिए, है ना, वो जो एटम है वो गैसियस होना चाहिए। अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसे गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से गैसियस से सब्लिमेशन एनर्जी देके। इज इट क्लियर? तो पहली बात तो इसे गैसियस फॉर्म में लाना है। न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसे मॉलिक्यूल्स के लिए भी होते हैं आयनाइजेशन, बट हमें जो पढ़ना है रिलेवेंट टू आईआईटी मेंस, एडवांस्ड एंड नीट, हम एटम की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में बात कर रहे हैं, उसे आइसोलेट भी करना है। क्लियर है, तो पहले तो यहां तक पहुंचाना है एक सिंगल एटम तक, फिर उसमें से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, एंड इट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो एनर्जी देनी पड़ रही है, तो व्हाट इज दिस, इज आयनाइजेशन एनर्जी बोले, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोले, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले, हमें तो तीनों एक ही यूज करने हैं। अभी डिफरेंस बताती हूँ क्या क्या है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम एंथैल्पी की बात करते हैं ना, एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, तो वो जो
H है वो क्या है, एंथैल्पी, एंड हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे डेफिनेटली। तो आप ये आयनाइजेशन है, प्रोसेस है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, सिस्टम में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव कैसा है, थर्मोडायनामिक्स, आपको 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें बहुत अच्छे से एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, और वो पॉजिटिव कब होगी फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, नेगेटिव कब होगी फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ये पूरा पार्ट। क्लियर है, तो इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट्स पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ठीक है, एनर्जी, एंथैल्पी, पोटेंशियल हम सब इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इनमें डिफरेंस होता है, और वो अभी बात करते हैं। ठीक है, यूनिट्स की बात कर ले तो किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अच्छा, इनके रिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हो तो फिर तो ये भी पता होगा, 1 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल्स टू 4.184 और 4.2, है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, कि मैडम ये क्या क्या लिखते हैं आप, 4.2 बोल लो इसे, किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर, समझ में आया यहां तक? क्लियर है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल्स टू, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जब आप मूव करवाते हो तो उसमें कितनी एनर्जी एक्वायर करता है वो इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इट इज 96.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96.5 किलो जूल पर मोल और 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ है पता चला, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव कराया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल पर एटम, और यहाँ जूल पर मोल की बात हो रही है, तो कितने, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6.022 into 10 to the power 23, आपको ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, 96.5। क्लियर है, ये चीज समझ में आई? तो यूनिट समझ में आ गई, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। डेफिनेटली एनर्जी और मोल दोनों क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी इज इन, बताओ, कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्चुअली इट इज डिफाइंड पर मोल, तो इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव भी पढ़ना उसमें। क्लियर है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे आप, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ा है तो। ये कहता है डेल्टा आर, क्योंकि हम आई की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन, डेल्टा आई एच T2 किसी और टेम्परेचर पे, T1 T2 पे जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज आएगा, T2 minus T1, इट इज द चेंज इन हीट कैपेसिटीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। एक्चुअली हम एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, मोनोएटॉमिक गैसियस एटम है, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैसियस मोनोएटॉमिक है, मोनो एटम है, तो M प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में, सिंगल एटम गैसियस स्टेट में, ठीक है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आप देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी तो डिफाइंड है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एट 0 Kelvin, that is absolute temperature, absolute zero। क्लियर है, क्लियर है, आयनाइजेशन एनर्जी तो किस पे डिफाइंड है, 0 Kelvin पे, एब्सोल्यूट जीरो पे डिफाइंड है, एब्सोल्यूट, ठीक है, 0 Kelvin पे। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी दूसरे टेम्परेचर पे डिफाइन कर सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी टेम्परेचर पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी दूसरे टेम्परेचर पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये T1 हो गया आपका 0 Kelvin, और T2 किसी भी टेम्परेचर पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइंड है। इसके लिए आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की हीट कैपेसिटी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। हीट कैपेसिटी आपको क्या कर, इज इट विजिबल? या इट्स विजिबल, वेरी वेल। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की हीट कैपेसिटी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आप क्या करें बेटा, डेल्टा आई एच टी टू, ठीक है, डेल्टा आई एच टी वन को मैं आयनाइजेशन एनर्जी से डिनोट कर देती हूँ, या ई नॉट से डिनोट कर देती हूँ, मींस एट 0 केल्विन, ठीक है। T2 माइनस 0 T1 टेम्परेचर, और डेल्टा Cp, इस रिएक्शन के लिए Cp माइनस Cr लेंगे, तो Cp क्या है, 5/2R। एक्चुअली जब आप CpCv कैलकुलेट करेंगे थर्मोडायनामिक्स में तो आपको पता चल जाएगा 5/2R इसका है, 5/2R इसका है, माइनस 5/2R रिएक्टेंट, तो नेट ये प्लस 5/2R बचेगा। क्लियर है? तो ये 5/2R बचेगा, तो डेल्टा आई एच टी टू क्या आएगा, इसको मैं यहां लिख रही हूं, डेल्टा आई एच टी टू इज नथिंग बट ई नॉट प्लस 5/2R T2। क्लियर? किसी दूसरे टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे तो हमें पता है कि उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड भी 0 केल्विन पे ही है। किसी दूसरे टेम्परेचर पे जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा तो हमें उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, E नॉट प्लस 5/2R T2। इज इट क्लियर? समझ में आई ये चीज? क्लियर है? R T2 माइनस 0, ठीक है। अगर यहाँ पे T1 कुछ और टेम्परेचर होता तो T2 माइनस T1 आ जाता। क्या यहां तक समझ में आती है? ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो किसी भी टेम्परेचर पे T पे इट्स T। क्लियर है? तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए दे रखा है, मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी लिखा है, नीचे दे रखा है, ठीक है, पट्टी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? दूसरी बात, ये तो ये बात हुई। नेक्स्ट, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पार्ट अच्छे से पढ़ते चलिए। 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी आयनाइजेशन एनर्जी भी, एप्लीकेशंस अलग से पढ़ेंगे। देखिए, M गैसियस, M प्लस गैसियस, पहला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? पहला इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ मोनोवेलेंट, या ionization energy of M gaseous, ionization energy 1 of M gaseous, this is ionization energy 1। क्लियर है? अब M प्लस गैसियस से हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 2। क्लियर? दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M gaseous। इस M gaseous से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ M प्लस गैसियस, और M प्लस गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? M प्लस गैसियस क्या है? मोनोवेलेंट कैटायन ऑफ M गैसियस। M गैसियस का मोनोवेलेंट कैटायन क्या है? मोनोवेलेंट मतलब +1, डाइवेलेंट मतलब +2, M2 प्लस, मोनोवेलेंट कैटायन ऑफ M गैसियस। तो उसकी इसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी बोलो या इसकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी बोलो, बात एक ही है। तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसका पहला आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज द, ये मीनिंग है इसका। आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M गैसियस और आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ M प्लस गैसियस। इस M प्लस गैसियस की पहली आयनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी की बात करूं, M2 प्लस गैसियस गिव्स M3 प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज, ये मोनोवेलेंट कैटायन को हटा दो, ठीक है, वो लिख लेना आप खुद से, ठीक है। तो ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ M गैसियस। M गैसियस से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोले ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, डाइवेलेंट कैटायन, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ डाइवेलेंट कैटायन M2 प्लस गैसियस। M2 प्लस गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? M2 प्लस गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? पहली आयनाइजेशन एनर्जी।
इज इट क्लियर? इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना या इससे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, बात एक ही है, बात एक ही है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसके लिए, इस एक एलिमेंट के लिए पहली आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। क्या बोला मैंने? पहली आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, और फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी अगर एलिमेंट की, सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे हम Na की बात करते हैं, Na प्लस में जाएगा, Na2 प्लस में जाएगा, Na3 प्लस में जाएगा, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s1 में जाएगा, दिस इज 1s2 2s2 2p6 जाएगा, दिस इज 1s2 2s2 2p5, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालती जा रही हूं मैं, एंड दिस इज 1s2 2s2 2p4 जाएगा। इज इट क्लियर? अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? आयनाइजेशन एनर्जी 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? आयनाइजेशन एनर्जी 2। और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? आयनाइजेशन एनर्जी 3। और IE1, IE2 और IE3 का ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा, हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इररिस्पेक्टिव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है। कहीं पे भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए कोई मतलब नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे? Na से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, Na प्लस बना, ये नियॉन पे पहुंच गया, 11 सोडियम होता है, 10 नियॉन होता है, तो नियॉन पे पहुंच गया। अब आप बोलो इससे तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से निकाला, Na2 प्लस बना, Na2 प्लस से निकाला, Na3 प्लस बना, लेकिन यहाँ पे जितना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे नहीं है। तो आप ये बोलो नहीं, इस पूरे में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी यही होगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है एक सिंगल एलिमेंट के लिए। अगर एक सिंगल एलिमेंट की ही सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक सिंगल एलिमेंट की ही सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं, सिंगल एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं लिखूं, यहां पे ऊपर लिखती हूं, यहां पे प्रोटॉन 11 थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, यहां पे 11 प्रोटॉन थे, सॉरी यहां पे 11 ही प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 10 प्रोटॉन ज्यादा खींच के रखेंगे, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींच के रखेंगे, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा, लेकिन क्योंकि इसके लूज होते हैं, हमें स्टेबल इनर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल मिल रहा है, इसलिए इजीली रिमूव हो जाता है। और एल्कली मेटल्स की इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होती है पीरियडिक टेबल में, क्योंकि उनके लूज करते हैं, क्योंकि एक मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, उसके लूज करते हैं हमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है 1s2 2s2 2p6, तो ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। हो गया भाई? अब यहां पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में बच्चा ये बोलेगा कि 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींचेगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। इसके टाइम Na प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं यूं बात करूं, Na प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी Na से ज्यादा होगी। पहली, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, पहुंच गए हम यहां तक, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये स्टेबल नहीं है, लेकिन तो भी 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींच के रखेंगे, मतलब एज P by E रेशियो इंक्रीजेस, यहां पे P by E रेशियो इंक्रीजेस, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा। Z इफेक्टिव का मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पे आप Z इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे, बाकी के साथ उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल भी करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जेड तो होगा वही है, रिपल्शन कम हो गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ने का रिजल्ट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? F इज इक्वल्स टू के जेड इफेक्टिव ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव ई इंटू ई, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया,
तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया, चाहे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। स्टेबिलिटी को हमने डोमिनेटिंग नहीं माना, हमने किस चीज को डोमिनेटिंग माना, P/E रेशियो को, जेड इफेक्टिव को। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव 11 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींच के रखेंगे, तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का होल्ड जब इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा तो उसे निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जेड इफेक्टिव का रिजल्ट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़, दोनों सेम चीजें नहीं हैं। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए Na3+ से इलेक्ट्रॉन निकाल, Na2+ की आयनाइजेशन एनर्जी Na+ से, और Na3+ से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो और ज्यादा आएगी Na2+ से। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखेंगे एक सिंगल एलिमेंट के लिए। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज। इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? चलिए नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट लिखें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। पहला जेड इफेक्टिव, बहुत सिंपल सा है, अभी एग्जाम्पल पढ़ा। जेड इफेक्टिव बढ़ता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, अगर हम सेम एलिमेंट की बात करें तो, और पीरियड और ग्रुप में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसी पीरियडिक ट्रेंड में, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग पीरियड एंड अलोंग ग्रुप, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसी। लेकिन उसमें भी जेड इफेक्टिव पीरियड के अलोंग बढ़ता है तो वहां आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ता है डाउन द ग्रुप भी, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स का डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, इसलिए दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ने आर बढ़ गया, आर बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? तो वहां पे भी पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव, लेकिन जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज से बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज से बढ़ता है तो क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, Fe2+, Fe3+, लेड 2+, लेड 4+, इन सब को ध्यान से देखो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्टॉप दी वेरी क्रेजी। 24 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 24 प्रोटॉन 22 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींचेगा, और 24 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींचेगा। जितने अच्छे से खींचेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट। तो जेड इफेक्टिव इधर बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जेड इफेक्टिव और आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता ये कहलाता है कि इन दोनों का रिश्ता डायरेक्ट है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, और जेड इफेक्टिव किससे बढ़ता है? पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से बढ़ता है। इसी तरीके से Fe2+, Fe3+ में वही बात है, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, क्योंकि आप देखो 26 प्रोटॉन है और 26 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन रह गए और यहाँ 23 इलेक्ट्रॉन रह गए। क्लियर है? तो 23 इलेक्ट्रॉन को 26 प्रोटॉन बहुत अच्छे से खींच के रखेंगे, बहुत अच्छे से खींच के रखेंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। तो पॉजिटिव चार्ज से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव से डायरेक्ट रिश्ता आयनाइजेशन एनर्जी का, तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, व्हिच इन टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? समझ में आता है यहां तक? तो पहला जेड इफेक्टिव है। क्लियर है? इसमें मैं अभी पीरियड में और उसमें नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, पीरियड में और उसमें नहीं आ रही, वो वेरिएशन में पढ़ लेंगे अलोंग पीरियड, डबल बार में, ठीक है। सेकंड, अच्छा अब जेड इफेक्टिव में शील्डिंग आ जाती है ना, उसको अलग से पॉइंट बना के लिखने का, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे जेड इफेक्टिव को यहाँ पे लिखा है, तो एक्चुअली वो शील्डिंग कमी हो रही है, रिपल्शन कमी हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो शील्डिंग कमी हो रही है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड तो कांस्टेंट था। क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+ में बात करो तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो शील्डिंग वैसे पढ़ाऊंगी अलग से भी, अभी देखते हैं। सेकंड आप देखें एटॉमिक साइज
डाउन द ग्रुप जब भी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी, है ना, एटॉमिक साइज को। इन सबको मैं ना वहां पे भी बोलूंगी, इन फैक्टर्स को, वेरिएशन इन अलोंग पीरियड और डाउन द ग्रुप। बट अभी थोड़ा सा, जैसे एटॉमिक साइज का मतलब दूरी बढ़ गई इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से। दूरी बढ़ने का मतलब, दूरी बढ़ने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि ये क्या होता है ना, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये एवरेज डिस्टेंस मान लो। इलेक्ट्रॉन, बच्चा ये बोलते जो पढ़ चुका है पूरा कि इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड है मैडम, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थोड़ी फिक्स्ड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम एवरेज डिस्टेंस मान के चले तो वो डिस्टेंस बढ़ गई। एटॉमिक साइज जहां बढ़ता हुआ चला जाएगा, जैसे डाउन द ग्रुप बढ़ता हुआ चला गया, अब तो आपने एटॉमिक साइज पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ ली, तो डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, जेड इफेक्टिव, ई भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये Q2 है, E और ये भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका बढ़ना ज्यादा प्रोमिनेटिंग हो रहा है, ये तो छोटा सा बढ़ रहा है लेकिन ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, स्पेशली एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन दूर गया, दूर गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो उसको निकालना इजी हो गया। एटॉमिक साइज ज्यादा होने के कारण उसको निकालना इजी हो गया, तो कम खर्चा लगा, कम खर्चा लगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, एटॉमिक साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। तो इनवर्स रिश्ता है इनका, क्लियर है। और पीरियड में बात करते हैं तो आपको एटॉमिक साइज बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है, सेम शेल में ऐड हो रहा है, तो ऑलमोस्ट रेडियस तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपका क्यू, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा उतने से नहीं बढ़ रहा है 1 से, प्रोटॉन 1 से बढ़ रहा है, ये थोड़ी 1 से बढ़ रहा है, रिपल्शन थोड़ी 1 से बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट। यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट, तो एटॉमिक साइज जहां डिक्रीज हो रही है वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, टॉप टू लेफ्ट टू राइट में अलोंग पीरियड, क्लियर है। तो एटॉमिक साइज के इनवर्स रिश्ता होगा। फिर शील्डिंग इफेक्ट, एक्चुअली आगे वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है पढ़ लेते हैं। बेसिक आपको एनसीईआरटी आनी ही चाहिए, और एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, तो मैं आज का लेक्चर बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें काफी अच्छे एक्सेप्शंस आपको डी ब्लॉक के मिलेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, काफी कुछ पढ़ेंगे आयनाइजेशन नेक्स्ट वाले पार्ट में। बट आज कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आए। शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है, शील्डिंग इफेक्ट कहता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करते हैं, भाई रिपेल करते हैं, तो ये बाहर की साइड धकेल रहे हैं इसको, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो तो देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में रिपल्शन भी लगता है। अगर ये रिपल्शन अच्छे से लग रहा है तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर शील्ड का मतलब प्रोटेक्शन, ब्लॉकेज, किसका प्रोटेक्शन, इस न्यूक्लियर चार्ज का ब्लॉक कर देगा ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए। तो अगर शील्डिंग अच्छी है तो ये रिपल्शन बहुत अच्छा होगा, ये बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा तो न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो उसको निकालना ईजी हो गया, ठीक है, उसको निकालना इजी हो गया, इजी हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, घट गई। तो आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट का इनवर्स रिलेशन है। अभी हम पढ़ेंगे कि डी और एफ की पुअर शील्डिंग होती है, डी एफ और एफ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग का मतलब वो रिपेल नहीं करते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या रहती है, डिस्पर्स रहती है, क्योंकि ऑर्बिटल्स के शेप क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, ऑर्बिटल्स के शेप क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, क्योंकि 3 से स्टार्ट होता है डी और 4th शेल से स्टार्ट होता है एफ, तो साइज बड़ा है। और पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग होगी तो न्यूक्लियस उनको पकड़ लेगा, क्योंकि जेड तो बढ़ रहा है। तो पुअर शील्डिंग हुई, आपने अपना रिपेलिंग का काम अच्छा नहीं किया तो अट्रैक्शन का काम तो अच्छे से होगा, अट्रैक्शन का काम अच्छे से होगा तो उसको निकालना डिफिकल्ट होगा। तो शील्डिंग पुअर तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई, शील्डिंग अच्छी, एस और पी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग अच्छी है तो इसको बाहर फेंक देंगे, तो शील्डिंग अच्छी तो आयनाइजेशन एनर्जी लो, शील्डिंग अच्छी तो आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग अच्छी तो इसको बाहर फेंक दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, लो आ जाएगी।
Is it clear? Next, penetration effect of electrons in different orbitals. Fourth point, penetration effect. ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट. पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको वैसे मैंने पढ़ाया था, ठीक है, बट फिर वापस से देखिए. NS, NP, ND, NF, क्लियर है? NS, NP, ND, NF, एक ही शेल की बात हो रही है, सेम शेल की बात हो रही है. अगर कोई इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है, P सब शेल में है, D में या F में है, तो S सब शेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है, P सब शेल दूर होता है, D और दूर होता है, F और दूर होता है. इज इट क्लियर? तो S सब शेल जब सबसे पास होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, मतलब ज्यादा टाइम कहां स्पेंड करता है इलेक्ट्रॉन, अगर वो S सब शेल में है तो न्यूक्लियस के पास, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा. तो अगर सेम शेल की बात करें तो S में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी और जो F में होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगी. इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो इनकी पेनिट्रेशन पावर ये है. पेनिट्रेशन पावर मींस अट्रैक्शन पावर, ऐसे समझ सकते हैं. पेनिट्रेशन पावर मतलब अट्रैक्शन, कौन कितना अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से, तो NS इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है. तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लिखें, एज द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different orbitals increases. In different orbitals increases. पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. अब पेनिट्रेशन किसका ज्यादा है? S का ज्यादा है, P का ज्यादा है, D का ज्यादा है, F का ज्यादा है. S का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है. तो पेनिट्रेशन इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इंक्रीज होने के बाद की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. इज इट क्लियर? तो NS इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? NS इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है. ठीक है, ठीक है. यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के आसपास सबसे ज्यादा होती है. मैंने डॉट स्ट्रक्चर से समझाया भी था. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलेगी? न्यूक्लियस के आसपास मिलेगी. यहां पे कहीं नहीं मिलती है. यहाँ पे तो नोड्स आ जाते हैं न्यूक्लियस पे, बट यहां नहीं आते हैं. इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल इंक्रीजेस. पेनिट्रेशन का मतलब आप ये समझिए अट्रैक्शन. कौन पेनिट्रेट होगा? जैसे 4s 4p 4d 4f है तो 4s इलेक्ट्रॉन सबसे पास मिलेंगे, मतलब पेनिट्रेट कर देंगे अंदर के शेल्स को. 3d को 3p को अंदर के शेल्स को पेनिट्रेट कर देंगे और 4s इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास में मिलेंगे, अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस. इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? इससे एक चीज समझते हैं, ठीक है. इससे एक एग्जांपल समझते हैं बेरिलियम और बोरोन का. ध्यान से देखो. आप जानते हो कि बेरिलियम से बोरोन जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर, लिथियम बेरिलियम बोरोन, तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस साइड. क्लियर है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का पुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होना चाहिए था इसके कंपैरिजन में. लेकिन यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन का है 2s सबशेल में, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन का है 2p सबशेल में. 2s वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, तो जेड इफेक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ कौन सा होगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला डोमिनेटिंग फैक्टर होगा कि 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है 2p के बनस्पत, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. पहला, ठीक है. तो 1s2 2s2, तो ये 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे तो उन्हें निकालना डिफिकल्ट होगा. और बोरोन में 2p1 में है इलेक्ट्रॉन तो उसे वो कंपैरेटिवली दूर होगा, ये NSNP. ठीक है, पहली बात तो ये. अब जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो कहानी कहां तक पहुंचेगी? इट इज 1s2 2s1, दिस इज 1s2 2s2. अब ये बेरिलियम प्लस बन गया, ये बोरोन प्लस बन गया. अब आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करते हैं. इनकी तो पहली लेकिन इनकी दूसरी. ठीक है, अब ये बेरिलियम प्लस बन गया 1s2 2s1 और ये बन गया 1s2 2s2. अब ये फुलफिल्ड सबशेल है. ये अब दोनों 2s में दोनों न्यूक्लियस के पास हैं.
ठीक है, तो जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग रोल बोरोन का ज्यादा है ही सही, प्लस ये फुलफिल्ड सबशेल है, फुलफिल्ड सबशेल है जो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है। तो फुलफिल्ड सबशेल होने की वजह से जब भी फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड सबशेल होगी उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। पढ़ा था, याद है जब क्रोमियम कॉपर के एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़े थे, 3d4 4s2 नहीं होता, 3d5 4s1 होता है ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अराउंड द एक्सिस xyz। तो ये फुलफिल्ड सबशेल है, ये हाफ फिल्ड तो क्या है बट 2s1 दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये फुलफिल्ड सबशेल है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, पहली बात, प्लस इसका जेड इफेक्टिव तो ज्यादा ही था, तो जेड इफेक्टिव भी इसको फेवर कर रहा है, ठीक है, और प्लस फुलफिल्ड, तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करें तो बोरोन की ज्यादा होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर हम बोरोन से निकालें या फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1 अगर हम बात करें बेरिलियम प्लस और बोरोन प्लस की, तो बोरोन प्लस की ज्यादा होगी बेरिलियम प्लस से आयनाइजेशन एनर्जी 1, अभी लिखा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में, इसकी 2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना या पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आयनाइजेशन एनर्जी 1। इज इट क्लियर, समझ में आया, क्लियर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, क्लियर है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो जेड इफेक्टिव भी इसी को फेवर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, प्लस फुलफिल्ड सबशेल है तो बोरोन प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम प्लस से, ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आती है मुझे लगता है, ठीक है। लास्ट लिखें इफेक्ट ऑफ, फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ, जस्ट अ मिनट, इफेक्ट ऑफ half filled and full-filled electronic configuration. Full-filled electronic configuration. Effect of half-filled and full-filled electronic configuration. अब इसमें ध्यान से देखिए, P3, P6, D5, D10 इनकी बात करते हैं, ठीक है, ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड, ये फुल फिल्ड है, ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन इनमें होंगे ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है इनके एडजेसेंट मेंबर्स से, ठीक है, जैसे सपोज टू बी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए half filled and full filled electronic configuration have extra stability due to more exchange energy and symmetrical distribution, that's why they have higher ionization energy, but ऐसा हर जगह नहीं होता, पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो सेकंड थर्ड पीरियड्स में हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड्स में ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बी ब्लॉक में, ठीक है। अभी आपको क्या लिखना है, अभी आप ऐसे लिखिए कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्योंकि अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 7 है, ये 8 है, दिस इज 1s2 2s2 2p3, दिस इज 1s2 2s2 2p4, इज इट क्लियर, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2p4, क्लियर है, डेफिनेटली इसमें एक्सचेंजेस दोनों में बराबर है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी भी आ रही है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही सही इसमें, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, जेड इफेक्टिव कहां बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते वक्त बढ़ रहा है, इज इट क्लियर, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता हुआ मिल रहा है हमें, इज इट क्लियर, लेकिन क्या जेड इफेक्टिव को प्रायोरिटी देंगे तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड की वजह से एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, एक्सचेंज एनर्जी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो चुकी है, तो इस सिस्टम की एनर्जी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी कम मतलब इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कम, तो उसको निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्लियर है, इसी तरीके से। अच्छा, ये चीज समझ में आई, लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें, नाइट्रोजन से निकाल लो भाई 1s2 2s2 2p2, अब ऑक्सीजन हो गया 1s2 2s2 2p3, क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो इसमें, यही निकाल लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 ये तो हाफ फिल्ड है, तो मतलब
मतलब ज्यादा स्टेबल अब ये हो गया। तो अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन, दिखेगा ही नहीं बेटा यहाँ पे, अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वैसे भी जेड इफेक्टिव ऑक्सीजन को ही फेवर कर रहा है और प्लस हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन अब ये है, तो अब ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। इज इट क्लियर? या फिर IE1 की बात करें, अगर IE1 यहां लिख देती हूँ, IE1 की बात करें N प्लस और O प्लस में, तो O प्लस की ज्यादा है। इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट एक और चीज समझो, P3 D10, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ लिया जाए, वैसे बहुत रेयर चांसेस है कि पूछेंगे, बट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो डेफिनेटली हाफ फिल्ड से ज्यादा फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? क्योंकि मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है डेफिनेटली। ठीक है, अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, P6 और D10 में? अब आप बताओ, दोनों फुलफिल्ड है, दोनों सबशेल्स फुलफिल्ड है सपोज टू बी, तो ज्यादा न्यूक्लियस के पास कौन है? एक ही शेल की बात कर रहे हैं। 3p6 ज्यादा पास है, 3d10 ज्यादा पास है, 3p6 ज्यादा पास है, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब एनर्जी कम। अट्रैक्शन हमेशा सिस्टम को स्टेबिलिटी देता है, एनर्जी कम करता है, तो P6 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन D10, देन P3, देन D5। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो D5 की D5 की स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर P3 की, फिर D10 की, और P6 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्योंकि एक ही शेल की बात करें तो 3p6 ज्यादा पास में होगा देन 3d10, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा स्टेबिलिटी। इज इट क्लियर? समझ में आया होगा ये? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वैसे सारे एग्जांपल्स उसमें लूंगी। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है नियॉन 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये है नियॉन 3s2 3p1। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में है, 3s की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, और ये फुलफिल्ड सबशेल है, पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा, फुलफिल्ड सबशेल भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। तो हम जा रहे थे सीधे सीधे रास्ता, लेकिन क्या हुआ, यू टर्न लेना पड़ गया, तो मैग्नीशियम की ज्यादा है। लेकिन अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बचेगा, नियॉन 3s1, ये क्या बचेगा, नियॉन 3s2। अब ये हाफ फुलफिल्ड तो एल्यूमिनियम की ज्यादा है। या फिर हम IE1 की बात करें, मैग्नीशियम बार बार लिखना पड़ रहा है बेटा, अब तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, बहुत बेसिक से समझाना स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पीरियडिक वेरिएशन। ठीक है, आ जाते हैं हम फाइनली, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत लेंदी लेक्चर बन जाएगा वैसे। पीरियडिक वेरिएशन of ionization energy along period and down the group। ठीक है, पीरियडिक वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। पहली बात तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस पता चल गया। आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एट एनी अदर टेम्परेचर वेयर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हीट कैपेसिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट। क्लियर है? एंड आयनाइजेशन एनर्जी एट T2 इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी एट 0 केल्विन प्लस 5/2 RT। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करोगे आप, डिस्चार्ज ट्यूब लो, पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें आपने गैस फिल करी तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना लोगे ताकि आपका गैस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना आप अप्लाई करोगे दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? तीनों में डिफरेंस, तीनों हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो पीरियडिक वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, तो इसको बहुत ढंग से पढ़ते हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ आपको पढ़ना है, फिर उसको आगे मैं बाद में ले जाऊंगी। ठीक है, बेसिक अभी बता देती हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर आप इतना पढ़ के आइए ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए और खुल जाएं, मतलब आपको सब कुछ समझ में आए जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोलूं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है लॉन्ग पीरियड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्योंकि न्यूक्लियस लास्ट वाले शेल सेम है, एक ही पीरियड में शेल सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो सेम, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे ऐड हो रहे हैं, तो रिपल्शन और प्रोटॉन किससे इंक्रीज हो रहा है? 1 से। क्या शील्डिंग 1 से इंक्रीज हो रही है? जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा। ये कांस्टेंट तब होगा या डिक्रीज तब होगा जब या तो ये ज्यादा हो या ये दोनों बराबर है, ऐसा कुछ नहीं होता। शील्डिंग हमेशा कम ही होती है एज कंपेयर टू जेड। ये 1 से इंक्रीज होता है तो ये 1 से इंक्रीज नहीं होता, तो जेड इफेक्टिव एट लास्ट बढ़ता है। जब जेड इफेक्टिव एट लास्ट बढ़ता है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अभी हम एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का रिजल्ट है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया। जब वो बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। इज इट क्लियर? समझ में आया? एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है मतलब न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन, तो उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि बेरिलियम बोरोन, पहला एक्सेप्शन आपने देखा, ठीक है, उसको आपने समझा दिया। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये भी मैंने समझा दिया, दोबारा नहीं समझा रही, पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 की अगर हम बात करें तो बेरिलियम की ज्यादा निकलनी चाहिए थी बोरोन की, लेकिन किसकी निकली? पहले किसकी ज्यादा निकलेगी? एल्यूमिनियम की। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करें, दिस इज 1s2 2s2, दिस इज 1s2 2s2 2p1, दिस इज 1 नियॉन 3s2 नियॉन 3s2 3p1। फर्स्ट इसकी ज्यादा है, सेकंड बोरोन की ज्यादा है, सेकंड एल्यूमिनियम की ज्यादा है। इज इट क्लियर? समझ में आया? सेकंड एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी क्योंकि अब वो 2s2 बन जाएगा, 3s2 बन जाएगा। क्लियर है? तो कुछ रेगुलरिटीज के साथ, यस, आयनाइजेशन एनर्जी लिखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period, then z effective increases, ionization energy gradually increases, but with some exceptions like beryllium boron, magnesium aluminum. Is it clear? समझ में आया यहाँ तक? फिर तो डी ब्लॉक आ जाएगा ना। नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट भी बोलो। तो कार के बाद कैल्शियम के बाद तो डी ब्लॉक आ गया, स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर तो कहानी अलग लेवल पे स्टार्ट होगी, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। फिर तो हम जिंक और गैलियम का कंपैरिजन करेंगे। इज इट क्लियर? जिंक और गैलियम में कंपैरिजन करेंगे, गैलियम से पहले क्या फिल हो रहा है वो सब, तो वो अभी डाउन द ग्रुप में भी बात कर लेंगे। तो इतना समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप में क्या होता है? डाउन द ग्रुप में क्या होता है ये बताओ। डाउन द ग्रुप में आयनाइजेशन, अच्छा, डाउन द ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। मैडम हम भूल गए पुराना, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, बट जेड इफेक्टिव इतना नहीं बढ़ता। जेड इफेक्टिव बढ़ता है 5th 6th पीरियड में, स्पेशली इन पी ब्लॉक, क्योंकि उससे पहले 4f बढ़ते हैं, 5f बढ़ते हैं, 3d 4d 5d बढ़ते हैं। तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, बट नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसका फैक्टर डोमिनेटिंग है, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स, फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ शेल्स जो कि साइज बढ़ा रहा है, इज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर जेड इफेक्टिव, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। न्यूक्लियस से दूर चला गया इलेक्ट्रॉन, दूर जाते इसको निकालना इजी, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, इट्स 48 मिनट्स। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा, है ना। बहुत लंबा लेक्चर है, अपन नेक्स्ट लेक्चर से बहुत शानदार, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर पढ़ा नहीं जाता है उसे, ठीक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप कल ही देख लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट्स। थैंक यू।